स्वागत है आपका मदयाल इंस्टीट्यूट में। लास्ट टाइम हमने कैबिनेट मिशन तक पढ़ा था, आज हम स्टार्ट करेंगे उसके आगे। हमने कैबिनेट मिशन में पढ़ा था, कैबिनेट मिशन 1946 में आता है। उस टाइम में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वगैरह उसके बेसिस पे बनी थी। ठीक है, जो मुस्लिम लीग थी उसने फर्स्ट तो उसको एक्सेप्ट किया था, लेकिन बाद में उसको रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद उसने 16 अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे स्टार्ट किया। ठीक है, 16 अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे स्टार्ट किया था। ठीक है, मुस्लिम लीग ने। ये भी पेपर में बड़ी बार पूछते हैं कि डायरेक्ट एक्शन डे कब स्टार्ट होता है। डायरेक्ट एक्शन डे कब स्टार्ट होता है? 16 अगस्त 1946 में। ठीक, उसके बाद हमारी इंटरिम गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब है कि शॉर्ट पीरियड के लिए, क्योंकि वर्ल्ड वार ख़त्म हो चुका था, यूके बड़े डेट में आ गई थी, लॉस में आ गई थी, यूएस से सुप्रीम अथॉरिटी बन गया था। तो उसके बाद हमारी इंटरिम गवर्नमेंट बनती है। कब बनती है? 1946 में। ठीक है, 1946 में बनती है, और जिसको हेड किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, जिसको हेड किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और उसके बाद उसके फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? लियाकत अली। ठीक है, वो किसके हिसाब से थे? मुस्लिम लीग के हिसाब से थे। ठीक है, और किसके हिसाब से थे? वो मुस्लिम लीग के। और उसके प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, और हम यहाँ पे देख रहे थे कि मुस्लिम लीग तो हमारे इंडियन के फेवर में नहीं थी, लेकिन जो लियाकत अली थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, लियाकत अली कौन थे उस टाइम? फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, लियाकत अली जो थे उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे। ना ही वो कोई मतलब फैसला नहीं दे रहे थे। जैसे किसी के हाथ में कोई अथॉरिटी होती है, तो हमने कोई साइन करवाना और फिर पैसे वगैरह मिले आगे प्लान चलाने के लिए, तो वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो इसको देख के हम एटली गवर्नमेंट ने, ठीक है, जो एटली गवर्नमेंट मतलब कि एटली ये ब्रिटिश में इसकी गवर्नमेंट थी, उसने बोला अब हमने तो चले ही आना यहाँ से, अब हमने चले ही आना है, तो हम आपको डेडलाइन देते हैं। ठीक है, डेडलाइन देते हैं 20 फरवरी, डेडलाइन देते हैं कि 30 जून 1948। इससे पहले आप अपना मतलब देश आज़ाद कर दो, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो भी बनाना है वो बना दो। ठीक है, जैसे हमारे एग्ज़ाम की डेट आ जाती है या किसी चीज़ की डेट आ जाती है कि इससे पहले ये काम कर दो, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दो, इस तारीख को पेपर होगा। ठीक, क्योंकि वो आपस में लड़ रहे थे, तो अंग्रेज सोच रहे थे कि अब ये खुद ही करें। उसके बाद माउंटबेटन प्लान आता है। माउंटबेटन प्लान कब आता है? 3 जून 1947 को। ठीक है, माउंटबेटन प्लान कब आता है? 3 जून 1947 को। अब माउंटबेटन कौन थे? जो माउंटबेटन थे वो लास्ट वाइसरॉय थे। ठीक है, पहले कौन था? लॉर्ड वेवल था, उसको रिप्लेस किया किसने? माउंटबेटन ने। माउंटबेटन जो थे वो लास्ट वाइसरॉय थे और फर्स्ट गवर्नर जनरल थे फ्री इंडिया के। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल थे फ्री इंडिया के और लास्ट वाइसरॉय। अगर कोई पूछे कि माउंटबेटन कौन थे, लास्ट वाइसरॉय इंडिया कौन था? माउंटबेटन थे। और फर्स्ट गवर्नर जनरल फ्री इंडिया के कौन थे? वो भी माउंटबेटन थे। अब इसने क्या पॉइंट दिए? इसने अपने प्लान में क्या पॉइंट दिए? उसने बोला कि आप 2 डोमिनियन बना लो, एक इंडिया दूसरा पाकिस्तान। ठीक है, और 2 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना लो। ठीक, और उसने साथ में बोला कि जो नॉर्थ वेस्ट, आपको पता है नॉर्थ वेस्ट कौन सा है हमारा? नॉर्थ वेस्ट कौन सा है हमारा? ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है। ठीक है, इस वाले प्रोविंस में पहले रेफरेंडम कराओ, मतलब कि लोगों से पूछो आपने कहाँ ज्वाइन करना है, और जहाँ पे ज़्यादा वोटिंग होगी तो ये इंडिया को दे दो या पाकिस्तान। अगर इंडिया की ज़्यादा वोटिंग होगी तो इंडिया को दे दो, अगर पाकिस्तान की ज़्यादा वोटिंग होगी तो पाकिस्तान को दे दो। ठीक है, और उसके बाद जो प्रिंसली स्टेट थी, अब प्रिंसली स्टेट कौन सी होती है? जो राजे महाराजों की स्टेट थी। उनको बोला आप इंडिपेंडेंट हो, आपका अपना मर्जी है, आप चाहे इंडिया के साथ ज्वाइन करो या पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करो। ठीक है, उसके बाद उसने बाउंड्री कमीशन भी बिठाया। बाउंड्री कमीशन को हेड किसने किया था? रेडक्लिफ ने। ठीक है, तभी इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री का नाम क्या है? रेडक्लिफ। ठीक है, इसने ही बाउंड्री कमीशन को, मतलब इसने ही डिवाइड किया था। और जो हमारी रेडक्लिफ बाउंड्री आती है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आती है। ये था माउंटबेटन प्लान
3 जून 1947 में आया था। क्या था माउंटबेटन प्लान? कौन था माउंटबेटन? माउंटबेटन लास्ट वायसराय था इंडिया का और फर्स्ट गवर्नर जनरल था इंडिया का। उसने बोला कि 2 डोमिनियन बना लो और 2 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना लो। मतलब आप ब्रिटिश जाने वाले थे, वो ऐसे बोल रहे थे कि हम इधर तक टाइम पीरियड दे रहे हैं, आप बनाओ फटाफट, काम अपना करो और उसके बाद हम यहाँ से जाएं, ठीक। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को बोला कि रिफरेंडर करवाओ, मतलब कि वोटिंग दो, जहाँ पे ज़्यादा वोट होते हैं तो ये वाला पार्ट वहाँ चला जाएगा। फिर उसके बाद प्रिंसली स्टेट जो इंडिपेंडेंट है उनकी अपनी मर्जी है, वो चाहे इंडिया के साथ ज्वाइन करे या पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करे। फिर बाउंड्री कमीशन बैठती है जिसको हेड किया था रेड क्लिफ ने, ठीक है। और आज हमारे जो इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री है वो किसके नाम पे पड़ी हुई है? इन्हीं सर के नाम पे पड़ी हुई है, रेड क्लिफ, ठीक। फिर इसके बाद हमारा 1947 का एक्ट भी आता है, ठीक है। पहले हम वो पढ़ लेते हैं जो हमने एक्ट पीछे पढ़े नहीं थे, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक। उसके बाद हम एंड में पढ़ेंगे 1947 का एक्ट। अब हम फर्स्ट पढ़ेंगे एक्ट 1990 का। हमने पढ़ा था कि लखनऊ पैक्ट होता है, लखनऊ पैक्ट होता है 1916 में। क्या होता है? हमने पढ़ा था कि 1906 में पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, फिर इंडिया ब्रिटिश जो थे, मतलब मुस्लिम जो थे वो अलग हो गए थे, ऐसे मतलब अलग भावना थी उनके दिमाग में। तो ये ज्वाइन कब होते हैं? 1916 में होते हैं। और जो 907 सूरत स्प्लिट होता है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट भी डिवाइड हो जाते हैं, वो भी 1916 लखनऊ पैक्ट के साथ ज्वाइन कर देते हैं। तो अंग्रेज ये चीज़ देख रहे थे, अंग्रेज सोच रहे थे कि इनमें इतनी यूनिटी आ रही है तो ये कभी ना कभी हमें यहाँ से बाहर ही निकाल देंगे, तो हम अपने कोई रूल निकालें, मतलब थोड़ा इनको हम जैसे टॉफ़ी की तरह टॉफ़ी दे दें, मतलब थोड़ी चीज़ दे दें इनको कि ये खुश हों, हमारे खिलाफ कोई काम ना करें। तो उसी के बेसिस पे उन्होंने एक्ट निकाला था 1919 का, ठीक है, जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 बोलते हैं, या फिर मॉन्टेगो क्लिसफॉर्म रिफॉर्म भी बोलते हैं। मॉन्टेगो जो तो वाइसरॉय था, क्लिसफॉर्म जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन में पूछे कि मॉन्टेगो क्लिसफोर्ड रिफॉर्म एक्ट किसको बोलते हैं, वो भी हम एक्ट ऑफ 1990 को बोलते हैं। बैकग्राउंड देखी जाए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट डिक्लेयर की थी इस टाइम, ठीक है। फर्स्ट टाइम अगर पूछे क्वेश्चन में कि फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कौन से एक्ट में आई थी, एक्ट 1919 में। अब इसमें क्या फीचर थे, क्या दिया था उन्होंने, मतलब क्या हमें ऐसे दे रहे थे वो कि हम उनके फेवर में। उन्होंने जो हमारे सब्जेक्ट थे, जैसे सेंट्रल सब्जेक्ट होता है, प्रोविंस सब्जेक्ट होता है। सेंटर मतलब जैसे सेंटर, जैसे हमारा दिल्ली है अभी, जो हेड था वहाँ पे दिल्ली, जैसे सेंटर के सब्जेक्ट अलग कर दिए, प्रोविंस के सब्जेक्ट अलग कर दिए, स्टेट, प्रोविंस होगी स्टेट, ठीक है। अब प्रोविंस में उन्होंने प्रोविंस में भी उन्होंने सब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक ट्रांसफर और एक रिजर्व, ठीक है, एक ट्रांसफर और एक रिजर्व। जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे वो लोकल, ठीक है, लोकल, वो लेजिस्लेचर ही, ठीक है, लेजिस्लेचर के अंदर ही आते थे, जैसे पानी को देखना या फिर कोई सफाई को देखना या हेल्थ वगैरह देखना, ठीक है। और जो हाई प्रोजेक्ट थे जैसे डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, वो गवर्नर जनरल के अंदर आती थी, और एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब इसी को हमने क्या बोला, डायरकी। डायरकी का क्या मतलब होता है, ठीक है, डायरकी का क्या मतलब होता है, ड्यूल गवर्नमेंट, ड्यूल सब्जेक्ट, गवर्नमेंट भी बोलेंगे वही सब्जेक्ट को लेकर। ड्यूल सब्जेक्ट क्या मतलब होता है डायरकी का, ड्यूल सब्जेक्ट मतलब 2 सब्जेक्ट, ठीक है। और ये एक्ट 1919 में कहाँ आई थी, प्रोविंस में आई थी, ठीक है। डायरकी कहाँ पे इस्टेब्लिश की थी, प्रोविंस में, लेकिन बाद में ये अनसक्सेसफुल होगी कुछ रीज़न के कारण। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो डायरकी थी वो कहाँ पे आई थी, प्रोविंस में आई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि डायरकी प्रोविंस में आई थी। डायरकी का क्या मतलब होता है, ड्यूल सब्जेक्ट। ड्यूल सब्जेक्ट मतलब 2 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट ट्रांसफ़र और एक रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफ़र किसके हेड में था, किसके कंट्रोल में था, ये लेजिस्लेचर में जो लोकल थे उन्हीं के कंट्रोल में था, और जिसमें हेल्थ आती है, पानी, सैनिटेशंस वगैरह आ गया, ऐसे मतलब नॉर्मल काम। और जो रिजर्व था वो गवर्नर जनरल के अंदर आता है, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव के अंदर आता है, जैसे कम्युनिकेशन, डिफेंस वगैरह हो गए वो, ठीक। बाद में ये अनसक्सेसफुल हो गई थी डायरकी प्रोविंस में। फिर बाईकैमरलिज्म भी इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। बाईकैमरलिज्म मतलब 2 गवर्नमेंट, जैसे लोअर हाउस और अपर हाउस, ये भी इन्होंने इसी लॉ में इस्टेब्लिश किया। फिर डायरेक्ट इलेक्शन तो इंट्रोड्यूस हो गई थी, 909 एक्ट जो हमने पढ़ा था उसमें इंट्रोड्यूस हुई थी, लेकिन जो डायरेक्ट इलेक्शन होती है वो 1919 में आई थी। उसके बाद इन्होंने बोला
कि जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जैसे हमारे अभी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जहाँ पे बैठते हैं, तो उस टाइम जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें 6 मेंबर होंगे, टोटल 6 मेंबर होंगे, लेकिन उसमें से 3 मेंबर जो होंगे वो इंडियन होंगे और जो कमांडर इन चीफ होगा वो उसके अलावा जो भी मेंबर होंगे वो इंडियन होंगे। अब पेपर में ऐसे भी पूछेंगे कि वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर इंडियन मेंबर को नॉमिनेट किया जाता था, 3 मेंबर को, और कौन सी पोस्ट नहीं देते थे वो, किस पोस्ट के अलावा, कमांडर इन चीफ के अलावा, ठीक। और इसमें फ्रेंचाइज को भी लिमिटेड पेपर में कर दिया। फ्रेंचाइज होती है जैसे आजकल हम बोर्ड देते हैं ना, राइट टू बोर्ड, 18 साल के ऊपर, 18 साल के ऊपर दे सकता है, पहले था कि 21 साल से ऊपर, ठीक है। वो लिमिटेड पीपल, मतलब कि जो रिच होंगे, एजुकेटेड होंगे, सभी को नहीं हक था, लिमिटेड पीपल। वो भी किस में आया था, वो भी एक्ट 1919 में आया था। इस समय हमने क्या स्टार्ट कर दिया साथ में, इस समय हमने पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, इस समय हमने पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे जो हमारी JKPSC है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट जैसे KS एग्ज़ाम करवाती है, ठीक है, वो कौन से एक्ट में आया था, 1919 एक्ट में आया था, और 1926 में बाद में इसको हमने इस्टेब्लिश कर दिया। मतलब बोला इसी में था कि हाँ पब्लिक सर्विस कमीशन हम लाएंगे, और इस्टेब्लिश कब किया था, 1926 में किया था। और बजट को भी सेपरेट कर दिया था, सेंटर का अलग, प्रोविंस का अलग, प्रोविंस में स्टेट का अलग। और उसके बाद स्टैट्यूटरी कमीशन बैठाया उन्होंने, जिसको बाद में हम क्या बोलते हैं, साइमन कमीशन, ठीक, जो 1927 में आया था, साइमन कमीशन, ठीक है। स्टैट्यूटरी कमीशन ऐसे भी पूछते हैं कि स्टैट्यूटरी कमीशन का अदर नेम क्या है, साइमन कमीशन। कब आया था, 1927 में। गो बैक साइमन भी इसी में हमने स्लोगन निकाला था, लाला लाजपत राय जी की भी इसी साइमन कमीशन में डेथ हुई थी, क्योंकि सारे मेंबर कौन थे, वाइट पीपल थे, तो तभी इसको यहाँ से भगा दिया गया था। ये था हमारा एक्ट 1919। क्या था ये, इसका दूसरा नाम मॉन्टेगो क्लिस फॉर रिफॉर्म है, ठीक है। इस डायरकी आई थी प्रोविंस में, ठीक, डायरकी प्रोविंस में आई थी। डायरकी का मतलब ड्यूल गवर्नमेंट होती है, फर्स्ट ट्रांसफ़र और सेकंड रिजर्व्ड, बाईकैमरलिज्म जो लोअर हाउस और अपर हाउस, डायरेक्ट इलेक्शन, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में टोटल 6 मेंबर होंगे, उसमें से 3 मेंबर इंडियन होंगे, लेकिन कमांडर इन चीफ की पोस्ट इंडियन को नहीं मिलेगी। जो फ्रेंचाइज थी वो भी इंट्रोड्यूस होगी थी, मतलब राइट टू बोर्ड भी इसी में इंट्रोड्यूस हो गए थे, लेकिन लिमिटेड पीपल में, जो टैक्स पे कर सकते हैं, जहाँ एजुकेटेड है, जहाँ फिर पैसे वाले लोग हैं, उन्हीं में। और पब्लिक सर्विस कमीशन भी इसी एक्ट में हमने बोला था कि हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1926 में। बजट को भी हमने सेपरेट किया था। पेपर में ये भी पूछेंगे कि बजट को कब सेपरेट किया था, वो भी 1919 एक्ट में किया था। और स्टैट्यूटरी कमीशन, ये पेपर में पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं। डायरकी 1919 में आई थी, प्रोविंस में आई थी, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है। और स्टैट्यूटरी कमीशन का दूसरा नाम क्या है, साइमन कमीशन, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा हुआ है, ठीक। ये था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। अब आता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, जो हमारा संविधान बना हुआ है, बोलते हैं कि मेन पार्ट 70% पार्ट हमने इसी एक्ट से लिया हुआ है, ठीक है। 70% मतलब मैक्सिमम पार्ट हमने इसी एक्ट से लिया हुआ है, ठीक है। अगर इसका बैकग्राउंड देखा जाए तो साइमन कमीशन आया था जब 1927 में, वो भी कारण था इस एक्ट लाने का। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई जब, तब हमने ये मतलब इन्होंने एक्ट पास किया, ब्रिटिश सोच रही थी कि अब वही उनका ये मुद्दा होता था कि अब इंडियन बड़े चल रहे हैं, मतलब हमारे खिलाफ हो गए, हम थोड़ा उनको, जैसे साइमन कमीशन आया था उसको भी भगा के भेज दिया। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को तो गांधी जी ने अटेंड किया था, लेकिन थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को नहीं अटेंड किया था। भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे बंदे हैं, मतलब एक ऐसे बंदे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, और जब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उन्होंने बोला कि हाँ अब हम आपको 1935 का एक्ट बना के देते हैं, हम आपको और पावर दे रहे हैं। तो क्या था, अब हम इसको पढ़ते हैं। इसमें था ऑल इंडिया फेडरेशन इस्टेब्लिशमेंट, ऑल इंडिया फेडरेशन इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, जिसमें 3 लिस्टें आती हैं, फेडरेशन लिस्ट, प्रोविंस लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक। फेडरेशन लिस्ट जिसको हम आजकल सेंट्रल लिस्ट बोलते हैं, प्रोविंस लिस्ट जिसको हम आजकल स्टेट लिस्ट बोलते हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट जो आजकल हम मतलब कॉन्करेंट लिस्ट ही बोलते हैं, जिसमें दोनों स्टेट भी और सेंटर भी
दोनों काम करती है, ठीक है, दोनों काम करती है, दोनों देखती हैं इसको, ठीक, जो अभी हमारे 8 शेड्यूल में आती है, 8 में आती है ना, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने डीआरकी, जो डीआरकी थी, ड्यूल सब्जेक्ट थे, वो हमने ख़त्म कर दिए प्रोविंस में। प्रोविंस में हमने उसको एबॉलिश कर दिया और सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दिया और प्रोविंस को ऑटोनॉमी दे दी, ठीक है, प्रोविंस को ऑटोनॉमी दे दी। और हमने बाई कैमरलिज्म, जो लोअर हाउस अपर हाउस, वो हमने 6 प्रोविंस में इस्टेब्लिश कर दिया और साथ में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को भी हमने एक्सटेंड किया था, ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को भी हमने एक्सटेंड कर दिया था इसमें। जैसे वुमेन होगी, ठीक है, छोटी कास्ट के लोग हो गए, हमने उनको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे दिया था इस एक्ट के थ्रू। अब ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, हमने पढ़ा था 909 में मुस्लिम को कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया था, ठीक है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मुस्लिम को ही वोट देंगे। और आरबीआई की इस्टेब्लिशमेंट भी एक्ट 1935 में हुई है, ठीक है, आरबीआई जो हमारा सेंट्रल बैंक है, हेड ऑफ बैंक। और ज्वाइंट पीएससी, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन जो ज्वाइंट है, वो भी इसी में इस्टेब्लिश हुई है। और जो हमारे फेडरल कोर्ट है 1937, मतलब इस बोला इसी में था कि हाँ 1935 में कि करो, पर इस्टेब्लिश कब हुआ, 1937 में, ठीक। क्या था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्यों आया था, क्योंकि साइमन कमीशन जो 1927 में आया था उसको भी भगा के भेज दिया था। और साथ में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी गांधी जी, मतलब कोई भी कांग्रेस का मेंबर उन्होंने अटेंड नहीं की थी है। तो यही रीज़न था हमारा एक्ट 1935, ठीक है। क्या एक्ट था हमारा एक्ट 1935, इसका बैकग्राउंड वही साइमन कमीशन जब 1927 में आया था उसको हमने भेज दिया था थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ब्रिटिश ने ये स्टेप दिया। और इसके फीचर क्या थे, उन्होंने ऑल इंडिया फेडरेशन इस्टेब्लिश किया जिसमें 3 लिस्टें आती हैं जो अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। फेडरल लिस्ट जिसको हम सेंट्रल लिस्ट बोलते हैं, प्रोविंशियल लिस्ट जिसको हम स्टेट लिस्ट बोलते हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक। उसके बाद डीआरकी को इन्होंने ख़त्म कर दिया और कहाँ पे आई डीआरकी, सेंटर में आ गई, ठीक। अब ऐसा पूछते हैं कि प्रोविंस में डीआरकी कब एबॉलिश की थी, 1935 एक्ट में, और सेंटर में कब इंट्रोड्यूस हुई थी डीआरकी, वो भी 1935 में। और प्रोविंशियल को उस टाइम हमने ऑटोनोमस दे दिया था और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को भी हमने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। जैसे 1909 में सिर्फ मुस्लिम को दिए और 1919 एक्ट में भी हमने जैसे एंग्लो इंडियन सिख को दिए और इसमें हमने वुमेन्स वगैरह को दिए थे। और हमने आरबीआई भी इसी एक्ट में इस्टेब्लिश किया और उसके बाद फेडरल कोर्ट भी हमने इसी एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश किया। लेकिन जो कांग्रेस थी उसने ये 1935 का एक्ट को रिजेक्ट कर दिया। उनका डिमांड था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे बनानी है, ठीक है। और हमने इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद ही हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, ठीक। ये था 1935 का एक्ट है, ठीक। ये था 1935 का एक्ट। उसके बाद आपको पता ही है कि अगस्त ऑफर आया, इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन और क्विट इंडिया मूवमेंट, जो हमने अपने वीडियो में सारा ये पढ़ाया हुआ है। फिर उसके बाद जो माउंट बैटन प्लान आता जो हमने फर्स्टली पढ़ा, उसमें उन्होंने एक एक्ट दिया था। कौन सा एक्ट दिया था, 1947 का एक्ट। इसका बैकग्राउंड क्या था, मतलब इसको रॉयल एसेंट, मतलब साइन कब मिला है, इसको अप्रूवल कब मिला, 18 जुलाई 1947 में, ठीक है। 18 जुलाई 1947 में जो माउंट बैटन प्लान था 3 जून को आया था, जो उसी को मतलब माउंट बैटन प्लान जो पार्टीशन का प्लान था, जो इंडिया और पाकिस्तान को अलग करना है, तो उसी को हम डीके बर्ड प्लान भी बोलते हैं, ठीक है। डीके बर्ड प्लान भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन में पूछेंगे डीके बर्ड प्लान किसको बोलते हैं, जो माउंट बैटन प्लान था, ठीक है, पार्टीशन ऑफ प्लान था। और उसके बाद प्लान बाल्कन किसको बोलते हैं, जो जवाहरलाल नेहरू जी इसके अपोज थे, क्योंकि मोस्टली इंडियन इसके अपोज थे। वो सोचते थे कि हम यूनाइट होकर रहें, ठीक। लेकिन जिन्ना जी तो सोचते थे कि हमें अलग पाकिस्तान मिले, अलग स्टेट हो हमारी। और इस प्लान में क्या थे, जो माउंट बैटन ने प्लान दिया एक्ट ऑफ 1947, इसमें क्या क्या मेन फीचर है।
ये एक्ट प्रोवाइड करता है कि हमें 15 अगस्त 1947 को हमने मतलब कि अपॉइंटमेंट डेट होनी चाहिए, मतलब हम आज़ाद होने चाहिए, और 2 इंडिपेंडेंट डोमिनेंट स्टेट बननी चाहिए जैसे इंडिया और पाकिस्तान, ठीक। और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दोनों की, इंडिया और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बननी चाहिए, और उनके पास अनलिमिटेड पावर। अनलिमिटेड पावर का मतलब है कि वो चाहे कहाँ से भी अपने रूल उठाएं, जहाँ भी हमने जो हमने पहले बनाए हुए हैं एक्ट के थ्रू रूल वो लें, वो उनकी अपनी मर्जी है। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। जो लॉ मिनिस्टर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। कब से कब तक बनी थी? 15 अगस्त से लेके 26 जून 1950 तक, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। जो लॉर्ड माउंट थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछते हैं। फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था इंडिपेंडेंट इंडिया का? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान का कौन था फर्स्ट गवर्नर जनरल? मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था पाकिस्तान का? मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन इंडिया का कौन था? लॉर्ड बैटन। फिर उसके बाद सी राजा गोपालाचार्य फर्स्ट और लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे। ये था 1947 का एक्ट, ठीक है। ये था 1947 का एक्ट। हमने इसमें फिर इसके बाद हमारा देश आज़ाद हो जाता है। हम कब इंडिपेंडेंट हुए थे? 15 अगस्त 1947 में, ठीक है। हमारी मॉडर्न हिस्ट्री अब ऑलमोस्ट कवर ही हो गई है। इसमें हमने क्या पढ़ा? एक्ट के बारे में पढ़ा। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को हम माउंटेगो क्लेस्ट्रम रिफॉर्म भी बोलते हैं, ठीक। इसमें फीचर क्या थे? सेपरेट सब्जेक्ट किए, सेंटर में अलग, प्रोविंस में अलग। प्रोविंस में उन्होंने डीआरकी लाई। डीआरकी का मतलब होता है ड्यूल सब्जेक्ट। ड्यूल सब्जेक्ट मतलब 2 सब्जेक्ट, ट्रांसफ़र और रिजर्व सब्जेक्ट। बाईकैमरलिज्म भी इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब लोअर हाउस अपर हाउस, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन भी इसमें इंट्रोड्यूस कर दी। और जो वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 मेंबर थे, लेकिन 3 मेंबर इंडियन होने चाहिए। किसके अलावा? कमांडर इन चीफ की पोजीशन नहीं मिलनी चाहिए। और जो फ्रेंचाइज थी उसको लिमिटेड पीपल फ्रेंचाइज, मतलब कि राइट टू वोट, वो जो रिच पीपल थे, एजुकेटेड पीपल थे, उनको मिलना चाहिए, ठीक है। इसमें भी कम्युनल जो थे वो भी एक्सटेंड किए, सिख को, एंग्लो इंडियन को, ठीक। उसके बाद बजट को भी सेपरेट किया, प्रोविंस और सेंटर में अलग अलग बजट सेपरेट। अपॉइंटमेंट स्टैट्यूटरी कमीशन, जिसको बाद में हम साइमन कमीशन बोलते हैं, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, अच्छे से पढ़ना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट, मतलब जिसका मेन हेड, मतलब मेन यही है हमारा संविधान बनने का। जो आज हम रूल वगैरह फॉलो करते हैं, पुलिस के रूल, गवर्नमेंट के जो भी रूल फॉलो करते हैं, मेन रीज़न उसका यही है। 70% से ज़्यादा हमने इसी एक्ट से लिया हुआ है। इसका बैकग्राउंड क्या था, क्यों लाना ज़रूरी पड़ा? क्योंकि साइमन कमीशन 1927 में आया था, उसको भी भगा दिया। फिर 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, उसी में ये पास होता है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1937। 3 लिस्ट बनती है, फेडरल लिस्ट, प्रोविंस लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। उसके बाद डीआरकी हमने प्रोविंस में ख़त्म कर दी, क्योंकि प्रोविंस में हमने ऑटोनोमस ला दिया और सेंटर में लाई है डीआरकी हमने। और बाईकैमरलिज्म हमने 6 प्रोविंस में स्टार्ट कर दी थी। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हमने इसमें एक्सटेंड कर दिए, बढ़ा दिए, जैसे वुमेन्स को, लोअर क्लासेस को तो पहले के मिले थे। और आरबीआई भी इसी एक्ट में इस्टेब्लिश होता है। फिर उसके बाद जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी इसी में स्टार्ट होता है। फिर हमारा गवर्नमेंट इंडिया 1947 का एक्ट आता है। वही एटली गवर्नमेंट बोलती है कि हम आपको 30 जुलाई 1946, ठीक है, एटली गवर्नमेंट बोलती है हम आपको 13 जून 1948 तक के टाइम देते हैं कि तब तक आपने अपना पाकिस्तान बनाना, मतलब इंडिया अलग करना है, पार्टीशन करना है, जो भी करना है बनाओ, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। जैसे हमें एक डेडलाइन मिल जाती है, वो एटली गवर्नमेंट ने दी थी। फिर माउंटबेटन जो हमारे गवर्नर जनरल बन जाते हैं उस टाइम, ठीक है, वो बन जाते हैं। उन्होंने 3 जून का एक्ट निकाला। उन्होंने पार्टीशन ऑफ 1947 एक्ट हमें इंट्रोड्यूस करके दिया। उसमें क्या रॉयल एसेंट उसको 18 जुलाई 1947 में मिली। और जो माउंटबेटन प्लान पार्टीशन का था उसको हम डीके वर्ड प्लान भी बोलते हैं। और जवाहरलाल नेहरू ने इसको अपोज कर दिया, उसको हम प्लान वाल्कन बोलते हैं। इसमें क्या फ़ीचर थे? इसमें ये फ़ीचर था कि 15 अगस्त 1947 को हमारा इंडिपेंडेंस डे, जो हमारी आज़ादी है,
जो आज भी हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त को, वो स्टार्ट कर दो। और उसके बाद 2 डोमिनियन बना दो, एक इंडिया एक पाकिस्तान। किस गवर्नमेंट के मतलब किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर 1935 के प्रेफर से हम कॉन्स्टिट्यूशन भी अपना बनाए। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी दोनों डोमिनियन बनाओ, ठीक है। और ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, जो ड्राफ्ट बनाने की कमेटी किसने हेड की थी? भीमराव अंबेडकर ने हेड की थी। उसके बाद जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया के बने थे। और मोहम्मद अली जिन्ना फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट पाकिस्तान के थे। वो एक दिन पहले वो देश पाकिस्तान आज़ाद हुआ गया 40 अगस्त को, ठीक है। और सी राजा गोपालाचार्य फर्स्ट और लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे इंडिया के। और यहाँ पे हमारी मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो रही है। और इसके बाद हम MCQ सीरीज़ भी लाएंगे। अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दो।